दोस्तों, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और एक एवरेज लाइफ जी रहे हो, ना ही आपकी फैमिली का कोई खास बिजनेस है और ना ही आपके पास कोई बड़ी डिग्री है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप कभी 85 बिलियन के नेटवर्थ तक पहुंच पाओगे? कई लोगों को तो यह बिल्कुल नामुमकिन लग रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं कि ये पॉसिबल है, जिसे करके दिखाया है दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी ने, जिनकी नेटवर्थ 18 मार्च 2020 में 4.91 बिलियन थी और यही नेटवर्थ आज के टाइम में उनकी लगभग 131 बिलियन हो गई है। वहीं इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ अराउंड 88 बिलियन है। पर क्या आपको पता है कि इन दोनों ही महान अमीर लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मुकेश अंबानी जो है वो अपने फादर धीरूभाई अंबानी के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं उनके साथ कॉम्पीट कर रहे गौतम अडानी। इन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करा है, जितने भी बिजनेस करे हैं, सभी अपने दम पर करे हैं, बिना किसी फैमिली बिजनेस में पार्ट लिए, बिना किसी कॉलेज डिग्री के। आज वो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन हैं। दोस्तों, दुनिया में जितने भी कामयाब इंडियंस हैं जो बहुत बहुत अमीर हैं, उन लोगों में ज़्यादातर आपको गुजराती या फिर मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। ऐसा क्यों? इसका जवाब हम एक गुजराती से ही जानते हैं। मोहनीश पाबराय, जो कि एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन और काफ़ी कामयाब इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपनी बुक दी धंधो इन्वेस्टर में हमें कई बिजनेस और इन्वेस्टिंग के सीक्रेट बताए हैं। इस तरह के सीक्रेट्स जो हमारी लाइफ बदल सकते हैं, और इन सीक्रेट्स में सबसे पहला है बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतने एफर्ट्स लगने के बाद भी आपको वहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिले, क्योंकि कई बार हमको बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, और उस बिजनेस से जब हमको एक्चुअल में इनकम जनरेट होने लगती है तो उस वक्त हमारे 3 से 4 साल बीत चुके होते हैं। पर मोहनीश कहते हैं कि एक बिजनेस को क्रिएट करके उसे बड़ा बनाने से अच्छा है कि एक ऐसे बिजनेस को खरीदो जिसकी मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी अच्छी पोजीशन हो, उस बिजनेस का मॉडल सही तरीके से काम कर रहा हो और जिसकी सेल्स भी काफ़ी हो रही हो। और इस तरह के पहले से चल रहे बिजनेस हमको मिल कहाँ से सकते हैं? तो इसके जवाब में मोहनीश हमको स्टॉक मार्केट सजेस्ट करते हैं। हाँ, ये सच है कि स्टॉक मार्केट में हम पूरे बिजनेस को तो नहीं खरीद सकते, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जरूर खरीद सकते हैं, और किसी भी बिजनेस का शेयर खरीदना उस बिजनेस को खरीदने के जैसा ही होता है। और दोस्तों, इसमें एक बात का एडवांटेज और है कि मान लो आपने फुल पैशन और डेडिकेशन के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करा और कैसे भी करके उसमें लगभग 4-5 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर दिए। अब उस बिजनेस में आपने मेहनत भी बहुत करी और उसमें टाइम भी पूरा दिया, पर इस बात की क्या गारंटी है कि वो कामयाब हो ही जाएगा? इससे बेहतर है कि वो आदमी जो इसे बहुत बड़ा बिजनेस ऑलरेडी बना चुका है, जो प्रॉफिटेबल है और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी हो रहा है, तो उस बिजनेस में अपने पैसे लगाना और उसके रिटर्न्स का फायदा उठाना ज़्यादा आसान और सेफ है, जैसा कि ऑथर ने कहा है। लेकिन उसके लिए भी आपको वॉरेन बफेट का पहला रूल याद रखना होगा, जो है नेवर लूज योर मनी। और मोहनीश पाबराय की भाषा में ये रूल कुछ ऐसा है, जो है नंबर 2, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। ऑथर 1970s में यूएस के अंदर बहुत कम कैश लेकर आए थे, इसीलिए उनको शुरू में बहुत सी छोटी मोटी जॉब्स करनी पड़ी। पर एक दिन ऑथर ने देखा कि एक मोटेल के बाहर एक साइन लगा हुआ है जहां लिखा था फॉर सेल $50,000। ये देखते ही ऑथर को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। ऑथर के पास उस टाइम सिर्फ $5,000 कैश था। उन्होंने अपने दोस्त से $5,000 का और जुगाड़ करा और एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर मोटेल के नाम पर $40,000 का लोन ले लिया। ऑथर अब उस 20 रूम वाले मोटेल के ऑनर बन गए थे। यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सिंपलिस्टिक अप्रोच रखी, जैसे होटल के ऊपर ज़्यादा खर्च न करना, सारा काम अकेले मैनेज करना, खाने पीने का भी खुद ही ख्याल रखना, एटसेट्रा, जिस वजह से लोगों को उनके मोटेल का प्राइस बाकी मोटेल से काफ़ी चीप पड़ता था, और इसी वजह से उनके पास कस्टमर्स भी काफ़ी ज़्यादा आ गए। यहाँ पर इसको कंटिन्यू रखते हुए ऑथर ने इस बिजनेस से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अर्न कर लिए। अप्रॉक्स बताऊँ तो यहाँ से वो लगभग $20,000 अर्न कर पा रहे थे, और इतनी अर्निंग के चलते 2 साल में ही उन्होंने अपना सारा लोन पे ऑफ कर दिया। देखो, इस रिस्क को लेने से ऑथर के साथ इन 3 चीज़ों में से कुछ भी हो सकता था। नंबर 1, मोटेल का बिजनेस बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता और वो बहुत जल्दी अमीर बन जाते। नंबर 2, इस बिजनेस में वो मेडिक्योर इनकम ही कमा पाते, लेकिन वो इनकम उनकी लो पेइंग जॉब से तो ज़्यादा ही होती। और नंबर 3, सब कुछ फेल हो जाता, उनका ये बिजनेस बिल्कुल नहीं चलता। तब भी ऑथर को लगभग यहाँ पर $50,000 का ही नुकसान होता, और इसको फिर वो ज़्यादा मेहनत करके कभी ना कभी चुका ही देते। इसी को ऑथर कहते हैं हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। और सभी गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी लोग इसी सिंपल अप्रोच को फॉलो करते हैं। यही वजह है कि ये सभी लोग अपने काम में एकदम बेस्ट होते हैं। ऑथर इस कमाल के सीक्रेट को हम सभी को फॉलो करने बोलते हैं। एक ऐसी कंपनी या बिजनेस में इन्वेस्ट करने बोलते हैं जहां सब कुछ सही चल रहा हो तो आपका फायदा हो, और अगर कुछ गलत हो जाए तो आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। नंबर 3,
फोकस ऑन बाइंग सिंपल बिजनेस विद एन अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज। एक बार वॉरेन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बदलाव हमारी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसीलिए हमको किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका रेट ऑफ चेंज बहुत ही स्लो हो, यानी कि कोई ऐसा बिजनेस जिसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आते और हमेशा वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। वॉरेन अपनी फेवरेट कंपनी कोका कोला के 400 मिलियन शेयर्स को ओन करते हैं, जहां वो पूरी कंपनी के 9.3% हिस्से के मालिक हैं। वहीं उस कंपनी के सीईओ जेम्स क्विंसी, जो उस कंपनी को मैनेज करते हैं, दिन रात काम करते हैं और अपना सारा टाइम उसमें लगाते हैं, जिसके लिए उन्हें साल 2017 में $10 मिलियन की सैलरी भी मिली थी। वहीं उसी साल 2017 में वॉरेन ने बिना कुछ काम करे कोका कोला की डिविडेंड इनकम से ही $592 मिलियन कमा लिए, क्योंकि कोका कोला एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत लंबे टाइम से भी कोई बदलाव नहीं आया। या से 5 साल पहले भी ड्रिंक बेच रहे थे और आज भी वही सेम ड्रिंक बेच रहे हैं, और हो सकता है आने वाले 5 साल बाद भी लोग कोका कोला ही पी रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर इस सवाल को उठाया जाए कि क्या आज से 50 साल बाद भी फेसबुक और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी मार्केट में रहेंगी, तो इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कंपनी फुली टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जो बदलती ही रहती है। तो हो सकता है आने वाले सालों में हमको फेसबुक और नेटफ्लिक्स से भी अच्छे काफ़ी ऑप्शंस देखने मिल जाएं, या कुछ ऐसा हो जाए कि लोगों को इन ऐप्स की फिर ज़रूरत ही ना पड़े। वहीं इधर अगर आप देखें तो कोका कोला का टेस्ट कभी नहीं बदला, जिस वजह से उनके कस्टमर्स आज भी उसे खरीद कर पूरा एंजॉय करते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप इस तरह की किसी कंपनी में अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं तो वो एक तरह का सट्टा माना जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने जिस बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वो फ्यूचर में रहेगी भी या नहीं। नंबर 4, बाय डिस्ट्रेस्ड बिजनेस इन डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज। अमेरिकन एक्सप्रेस, जो कि यूएस की मोस्ट वेल नोन क्रेडिट कार्ड कंपनी है, साल 1963 में वो एक सैलेड ऑयल के स्कैंडल में फंस गई थी। यहाँ पर उस कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया था और वो डेट में आ गई थी। बट वॉरेन बहुत टाइम से इस कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे थे, और यहाँ पर उन्होंने पाया कि भले ही ये कंपनी आज जिस भी पोजीशन पर है, एटलीस्ट इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी सॉलिड है और इसके पास्ट रिकॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जिससे उन्हें यह पता चल गया कि ये फ्यूचर के लिए एक अच्छी और प्रॉफिटेबल कंपनी हो सकती है। ये स्कैंडल होने के बाद इस कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में गिरती ही जा रही थी, बट उस टाइम वॉरेन को उस कंपनी में वो प्रेजेंट नहीं बल्कि इसका फ्यूचर दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा कि ये एक टेम्परेरी लॉस है जो मार्केट के सेंटिमेंट्स की वजह से हुआ है, और इसी चक्कर में ये कंपनी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही है। वॉरेन ने इस मौके पर चौका मारा और इस कंपनी के 5% हिस्से को सिर्फ $20 मिलियन में खरीद लिया, और इस फैसले से उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनको दुनिया का ग्रेट इन्वेस्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता। आज वॉरेन अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के जरिए अमेरिकन एक्सप्रेस के टोटल 19.57% स्टैक्स होल्ड करते हैं, जिसकी वैल्यू अराउंड $24.92 बिलियन है। यहाँ पर सीखने की बात यह है कि आपको किसी भी बिजनेस को खरीदते टाइम उसके प्राइस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और हमेशा ऐसे बिजनेस पर फोकस करना चाहिए जिसकी मार्केट वैल्यू तो बहुत कम हो बट उसकी बिजनेस वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। यानी कि इस रूल के हिसाब से हमें किसी भी बिजनेस में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब वो बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस किसी प्रॉब्लम में होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही उस प्रॉब्लम में रहे, पर प्रॉब्लम के टाइम पे बिजनेस की मार्केट वैल्यू बहुत कम हो जाती है। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा आप उठाकर इस कंपनी के शेयर्स को बहुत ही कम दाम में खरीद सकते हैं। नंबर 5, बाय बिजनेस विद ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते टाइम हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस कंपटीशन से भरी मार्केट में वो बिजनेस सर्वाइव कर भी पाएगा या नहीं। मतलब कि जहाँ भी आप अपना पैसा लगा रहे हो तो उसमें आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपके बिजनेस में वो ऐसी कौन सी खास बात है जो उसको अपने कॉम्पिटिटर से बेटर बनाती है। इस चीज़ को ऑथर ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 2 कंपनीज के ऑप्शंस हैं, पहला है एप्पल और दूसरा है सैमसंग। तो आप इन दोनों कंपनीज में से किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे? वेल, अगर आप इन दोनों कंपनीज में ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एप्पल के पास सैमसंग से ज़्यादा एडवांटेज है। जो चीज़ एप्पल मोबाइल को सैमसंग मोबाइल से अलग बनाती है वो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि देखो, अगर कोई मोबाइल यूज़र एंड्रॉयड को एक्सपीरियंस करना चाहता है तो उसके पास सैमसंग के अलावा भी और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर वहीं कोई iOS को एक्सपीरियंस करना चाहता है और एप्पल के इकोसिस्टम का पार्ट बनना चाहता है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो है खुद एप्पल, जो उसको बाकी सारी मोबाइल कंपनीज में सबसे यूनिक बनाती है, और यही चीज़ मार्केट में उसको ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। ये सभी बातें मैंने आपको मोहनीश पापराय की बुक द धंधो इन्वेस्टर से बताई हैं। अगर इस बुक से आपको कुछ भी नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अगली वीडियो अपने किसी टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
बाकी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।